वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जगह ले रहा है। वैसे ही दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एथेनॉल है तो हम एथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियरली मुझे एसिड दिख रहा है। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस फ्रॉम आवर 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी वन शॉट डाल रखा है, वहां जाओ और इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। और आज तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The electronic configuration of an element is found to be 2,4. How many bonds can one carbon atom form in a compound? थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे अगर सिर्फ हमें इतना भी गिवन होता कि एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है, तो कार्बन के अराउंड ही ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो हमें ये पता होता कि कार्बन का ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट हमें गिवन है, ये कितने बॉन्ड्स बना सकता है? तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एलिमेंट भी तो क्या चाहता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो, ये भी यही चाहता है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। वी हैव मेटल्स, देन वी हैव मेटलॉइड्स। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, सो 3 टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तीनों ही टाइप के एलिमेंट्स चाहते हैं कि इन सबका ही ना ऑक्टेट पूरा हो। ऑक्टेट क्यों ये पूरा करना चाहते हैं? बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है, तो अब अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं? 4 ही चाहिए हैं। अब या तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, बट इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। अगर ये डोनेट करता तो ये क्या बनाता, केटायन बनाता। ठीक है, और किस टाइप का केटायन बनाता, C4+। अब देखो, अगर ये केटायन बनाता तो उस केस में क्या होता, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते C4+, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचते, विच मीन्स ये अपना डबलेट उस केस में पूरा करता है ना। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उस केस में ये एक एनायन बनाएगा C4- टाइप का। ठीक है, और ये जो C4- एनायन है, इस केस में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, विच मीन्स ये अपना ऑक्टेट पूरा करता। बट दोनों में से कुछ भी ये नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इस बॉन्ड में क्या हो रही होती है, शेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, हमारे पास आंसर पहले ही आ गया था। 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 बॉन्ड ये बना सकता है, 4 और एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है और अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, C यानी कि 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें पता है ये जो रिएक्शन हमें गिवन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, what is likely to be the product of the reaction represented by X। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की रिएक्शन हो रही है सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पूछा गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, अभी ऑप्शंस रहने देते हैं, क्वेश्चन पे मेनली फोकस करते हैं। ठीक है, तो CH4 में हम Cl2 ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं CH4+ Cl2। अब इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि जगह लेना। ठीक है, वैकेंसी जैसे जनरेट होती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई वैकेंसी होगी नहीं, यहाँ पे इसका सिंपली मतलब है कि किसी और की जगह लेना। ठीक है, वैकेंसी हटा दो, वैसे वैकेंसी इज नॉट द करेक्ट वर्ड। सब्स्टिट्यूट का मतलब वही है कि किसी की जगह लेना। ठीक है, उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेना।
ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है देखो, अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। Cl2 क्लोरीन है तो इसको मैं Cl करके लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। सो क्लोरीन एटम क्या करता है, इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। डिस्प्लेस कर दिया तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो Cl आ गया, ठीक है, और ये H इसके साथ कंबाइन हो गया तो यहाँ पे HCl बन गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। इसके अलावा इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl आ चुका है तो हमें पता है हम क्लोरो आगे से लिखते हैं, इसको हम प्रीफिक्स में लेते हैं, ठीक है। और ये मिथेन था हमारे पास, सो क्लोरोमिथेन इसका IUPAC नेम होगा, वैसे हम इसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। CH3Cl प्लस HCl, यहाँ पे H2SO4 है, होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो CHCl3 बन गया, जो CHCl3 होता है ना दैट इज क्लोरोफॉर्म। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है ना ये आगे भी बढ़ती है, जैसे ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो रही है ना, यहाँ पे क्या बना, CH3Cl हुआ, ये फिर से अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस केस में ना एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे HCl निकलता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे CHCl3 बन जाएगा जो कि क्लोरोफॉर्म होता है, फिर से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा। अगर ये भी फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पे ये वाला जो एक हाइड्रोजन बचा है ये भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो यहाँ पे CCl4 बनेगा, अगेन HCl। अगर आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाए, ठीक है, कि इसी रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, जब तक ये रिएक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाती, टर्मिनेट यानी कि एंड नहीं हो जाती, तब तक आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था, राइट। यहाँ पे सिंपली पूछा गया था कि इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो बता दो प्रोडक्ट क्या है, तो आपने बता दिया B इज द प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द इमेज रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन वेयर एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो K2Cr2O7 ये क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। KMNO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एथेनॉल है तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइज करा है इसे, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो X बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट X। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे अभी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है ना, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जगह ले रहा है, वैसे ही दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। देखो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल है। अगर इसका आप पार्शियल यानी कि आधा ऑक्सीडेशन करोगे तो उस केस में यहाँ पे जो भी अल्कोहल होता है ना वो सबसे पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको CH3CHO मिलेगा। फर्दर इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा आपको पता है, CH3COOH, ठीक है। बट ये तब होता है अगर जो भी हमारे पास अल्कोहल है उसका क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहाँ पे हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करे हैं, जैसे अगर KMNO4 यूज हो रहा है या फिर K2Cr2O7 यूज हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इतनी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे से अल्कोहल से क्या मिल जाएगा,
डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, अगर हम KMnO4 या फिर K2Cr2O7 का यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल से डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, CH3COOH, बिकॉज यही क्या है हमारे पास एसिड है। ये CH3H2O ये तो बिल्कुल ही कुछ गलत सा है ना। फिर CH3CH ये भी गलत है, CH2O ये भी हमारे पास गलत है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज इथेन। आपको पता है इथेन में क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो वही बस यहाँ पे भी गिवन है कि 2 आपके पास देखो कार्बन एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं, 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं। ठीक है, Which option explains the naming of ethane? अब इसका नेम हमने इथेन क्यों रखा है? देखो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना, नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, तो वहां पे से ना यही पूछा गया है कि इसका नेम इथेन क्यों है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड, क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? आपको दिख रहा है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हमें पता है एक हेटेरो एटम होता है, यहाँ पे कोई हेटेरो एटम तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद एज इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स एंड अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट्स द कार्बन एटम्स। ठीक है, उसके बाद कार्बन कंपाउंड विद अ टोटल नंबर ऑफ 8 एटम्स आर नेम्ड एज इथेन एज इट कंटेन्स 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट्स द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। मैंने आपको बताया है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे नेम कब आते हैं? जब हमारे पास 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, और जो लास्ट में एन आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ही चीजें आनी चाहिए। इथेन में आपको एक तो ये भी आना चाहिए ऑप्शन में कि 2 कार्बन होंगे। एन क्यों आ रहा है? फॉर द सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, 8 एटम्स जिसमें होंगे तो उसको इथेन कहेंगे, तो ये भी गलत है, ए भी गलत है। बी क्या है? एज इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स एंड अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट्स द कार्बन एटम्स। ठीक है, बी हो सकता है। ये वाला देखते हैं, as it contains 6 hydrogen atoms and a single bond connects the carbon and hydrogen atom। यहाँ पे जो single bond है वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप ले लो, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, हर केस में कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही होगा। विच मीन्स ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन था। जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी बी, एज इट contains 2 carbon atoms and a single bond connects the 2 carbon atoms। ठीक है, दोनों चीजें आ गई हैं, 2 कार्बन एटम्स भी हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दो। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज रिप्रेजेंट्स अ कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन है आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड O गिवन है, इधर पे CH3 है, इधर पे भी CH3 है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड? इतना सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है RC डबल बॉन्ड O R डैश। इस फॉर्म में कोई भी कंपाउंड गिवन हो वो क्या होगा? दैट विल बी अ कीटोन। तो ये आपके पास कीटोन है। ठीक है, अगर मान लो RC डबल बॉन्ड O और इधर पे हाइड्रोजन होता, विच मीन्स यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है, एंड पे है, एंड वाले कार्बन एटम पे ही डबल बॉन्ड O आया है, इसके साथ हाइड्रोजन आया है, उस केस में ये क्या होता है? दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे भी एंड कार्बन है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ क्या है? OH अटैच्ड है। ठीक है, तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल में तो सिर्फ और सिर्फ ROH होगा, जैसे कि R आपको पता है एल्काइल ग्रुप होता है, CH3OH, तो ये आपके पास क्या होगा? अल्कोहल होगा।
तो आई थिंक दिस वन इज क्लियर, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन, विच नेम शुड द कार्बन कंपाउंड बियर। तो यहाँ पे देखो 2 एटम है किसके, कार्बन के। अब इसमें से नेम कौन सा आएगा, बहुत ही सिंपल है, अभी तक हम वही देख रहे थे। एथ किसके लिए आता है, जहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल है या फिर ट्रिपल है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को भी। ब्यूटेन, यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं, इथेन में 2 होते हैं, मीथेन में 1 होता है और प्रोपेन में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बट अगर कभी भी ऐसा गिवन है कि इथेन ऑप्शन में है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, इथीन ऑप्शन में है, इथाइन ऑप्शन में है, तब आप क्या करोगे, तब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि बॉन्ड कौन सा है। तो सिंगल बॉन्ड है सो इथेन, डबल बॉन्ड है सो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड है सो इथाइन, और साइक्लो इथेन जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर साइक्लो इथेन या साइक्लो इथीन या साइक्लो इथाइन गिवन है तो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए 3, तभी जाके एक साइकिल बन पाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। The chemical reaction shows the addition of chlorine gas to hydrocarbon in the presence of sunlight. ये रिएक्शन अभी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। CHCl3 जो कि क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, इसमें क्लोरीन ऐड करा है, तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एडिशन वर्ड लिख दिया है सो ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, आपको पता है ना, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों में ही डिफरेंस होता है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें खाली जगह लेते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है, अगर मेरे पास है CHCl3, इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है, CCl4, इसको सही से लिख देते हैं, CCl4 प्रोड्यूस हो रहा है और HCl, तो यहाँ पे ना सिर्फ जगह ली जा रही है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि इसको बना भी लेते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बाकी सारे क्लोरीन मैंने यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। अब ये Cl इस तरीके से है, ये क्लोरीन इसकी जगह लेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, और जहां पे भी रिप्लेसमेंट होगा सो दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो Cl इधर पे आ गया, तो इस कार्बन के आसपास सारे ही क्लोरीन एटम्स हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है। तो HCl यहाँ से बाहर निकल गया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। जो हमारे पास रिप्लेसमेंट हो रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और एडिशन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन अलग होती है। एडिशन रिएक्शन में जो भी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करा है, तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड ही होगा। जैसे इस केस में अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ठीक है, पूरा खोल के इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं, तो यहाँ पे देखो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये ना एक इधर पे आके ऐड हो जाएगा, एक इधर पे, और जो भी अनसैचुरेटेड है यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, सो ये टूटेगा और यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एटम्स आके अटैच हो गए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, बहुत ही सिंपल है। एडिशन में क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो भी हमारे पास एटम्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में ओनली रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो जल्दी से वापस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया था, चलो क्वेश्चन तो हमने देख लिया है, अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? इट एड्स हाइड्रोजन इनटू द कंपाउंड, इट एड्स एन ऑक्सीजन एटम, it substitutes hydrogen atom from the compound, it breaks double and triple bonds। तो ये तो अभी हम अच्छे से पीछे पूरा ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा भले ही यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ क्लोरीन, बट यहाँ पे क्या एडिशन हो रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन। तो पहला क्या है आपके पास, इट एड्स हाइड्रोजन इनटू द कंपाउंड, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है कंपाउंड में, नहीं। इट एड्स एन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इट सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड, दिस इज करेक्ट। वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और खुद वहां पे जाके बैठ जा रहा है,
ठीक है, तो ये करेक्ट है। इट ब्रेक्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो वो किसको ही तोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है which of these functional groups can combine with carbon to produce alcohol। तो alcohol क्या होता है, OH होता है ना, हमें ये पता है। CHO, जहां पे भी CHO आएगा वो क्या होगा, that will be aldehyde। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, OH, ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, OH, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, दिस इज कीटोन। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है CnH2n। तो यहाँ पे देखो ब्यूटेन है, ब्यूट का मतलब कार्बन का नंबर कितना है, 4, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 4 आ जाएगा, 4 का डबल कर दो 8 आ गया। ठीक है, C4H10 ये किसका होता है, ये सिर्फ ब्यूटेन का होता है, आपसे ब्यूटेन का नहीं पूछा गया है, साइक्लोब्यूटेन का पूछा गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, C विल बी द करेक्ट आंसर। C4H4 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसका स्ट्रक्चर भी हम बना के जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास है C4H8, तो यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, तो बिकॉज ये साइक्लिक कंपाउंड है तो ऐसी साइकिल बनानी पड़ेगी, यहाँ पे ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये अगर है तो ये हमारे पास ब्यूटेन होगा, समझ में आया। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं। कई बच्चे में भी हाँ भी कह दे, क्योंकि दोनों में ही 4 कार्बन है, बट नहीं, ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, और यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और है। और आइसोमर्स तो हम उन्हीं को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करते हैं। हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड कंप्लीटेड है, विच मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ और आ सकते हैं, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, तो बस ये हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। और अगर हम C4H6 की बात करें तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ एल्काइन। ठीक है, क्योंकि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो डबल करा तो 8 आया, -2 क्या हो गया, 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका नेम दिस विल बी ब्यूटाइन। ठीक है, तो चलो, और हमारे पास ये फॉर्मूला सेम ब्यूटीन का भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्यूटीन का फॉर्मूला भी यही है, बट यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला पूछा गया था तो हमने उसका ये आंसर बताया, और यही हमारे पास ब्यूटीन भी होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगॉन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम एल्केन्स कहते हैं, ओनली एल्कीन्स या ओनली एल्काइंस, या फिर डी बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एडिशन रिएक्शन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको मेनली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास क्या होता है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में तो क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स, और एल्केन्स मैंने आपको बताया है हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही शो करेंगे, ये कभी भी एडिशन रिएक्शंस को शो ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड में फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये दोनों ही एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन को शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ट्रिपल बॉन्ड वाला दिखाती हूँ। जैसे ये है मेरे पास, इसमें मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ HH करके, ये H2 मॉलिक्यूल ही है हमारे पास। तो इस केस में देखो क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूटेगा किसमें, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है,
एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक एक हाइड्रोजन एटम तो थे ही। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्यों टूटता है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, ये हटा दो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही बॉन्ड है दोनों के पास, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूटता है, फिर फर्दर इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करा दो, तो ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड था यानी कि एल्काइन था, सबसे पहले वो एल्कीन में चेंज हुआ, फिर फर्दर वो लास्ट में एल्केन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये इधर पे आके अटैच हो जाएंगे। तो विच मीन्स हमें इतना समझ में आ गया कि हमारे पास जो भी अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्कीन्स हो चाहे वो एल्काइंस हो, दोनों के दोनों ही एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब के सब हो जाएंगे रिजेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको ए को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो CH3COOH प्लस Na2CO3 जो कि हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारे पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या सिर्फ इसी को कहेंगे? नहीं, इसके साथ साथ क्या होने चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होने चाहिए। ये जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भी इसके साथ होंगे, तभी जाके इसको हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, या फिर हम इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो 3 कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा H2O है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या बनेगा। एक और चीज, इसको हम विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें मुझे याद आती जा रही हैं बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो देखो चलो इस रिएक्शन को अलग से हम लिखते हैं, वैसे तो आपने पहचान ही लिया होगा कि कौन सा कंपाउंड है, पर फिर भी इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। CH3COOH प्लस Na2CO3। अब देखो यहाँ पे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कौन से 2 आयन्स हैं, CH3COO माइनस और H प्लस, और यहाँ पे क्या है Na प्लस और CO3 2 माइनस, ठीक है। अब हमें पता है ये आयन इसके साथ चले जाता है और ये वाला इसके साथ, तभी जाके तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। तो क्या बनेगा, CH3CONA प्लस, देखो ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो H2CO3 बनेगा, और ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, ये कार्बोनिक एसिड होता है, और कार्बोनिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड होता है। अब ये वीक होता है सो ये H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें बन रही थी, देखो H2O और CO2, और तीसरा क्या है CH3COONA, ये क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है। अब इसका नेम सोडियम एसीटेट क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो आयन है ना आपके पास ये एसीटेट आयन है, ठीक है, ये एसीटेट आयन है, ये सोडियम आयन है, ठीक है, ये वाला ये हाइड्रोजन आयन है, ये कार्बोनेट आयन है। तो यहाँ पे बिकॉज ये एसीटेट है ना, तो इसीलिए इसका नेम भी क्या पड़ा, सोडियम एसीटेट पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए हो गया यहाँ पे करेक्ट, CH3COONA ये हमारे पास नहीं होता है, NaOH भी नहीं बनेगा, NaHCO3 भी यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट होता है। जो CO2 होता है ना, ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। अब लाइम वाटर क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, या फिर इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। क्विक लाइम किसको कहते हैं, सो क्विक लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। सो ये हमारे पास क्या है, क्विक लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम है, या इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो CO2 को हम जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, CO2 को लाइम वाटर से पास कराते हैं, सो ये मिल्की टर्न कर जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो CaCO3 बनेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाता है,
ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। यहाँ पे एक्सेस में अगर आप CO2 गैस को पास करते हो तो ये इनसॉल्यूबल अभी था, ये सॉल्यूबल हो जाता है किसके फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे और भी रिएक्शंस पूछ ली जा सकती हैं। तो आपको ना हर एक चीज को ध्यान देना है, बस ये नहीं कि जितने मैंने MCQs करा दिया आपने सोचा कि बस इतने ही हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो जितने मेरे दिमाग में फ्रेम होते जा रहे हैं मैं बताते जा रही हूँ, बट उसके अलावा भी आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। देखो होमोलॉगस सीरीज मैंने आपको बताया था जिसमें दो जो हमारे पास कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक होमोलॉगस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा that will be what, that will be same। तो अब यहाँ पे कौन सी होमोलॉगस सीरीज पूछी गई है, एल्काइंस। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n -2। तो ये हमारे पास क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हमें वही चेक करना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला है C6H6, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये आपको पता है क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन जो है एक एल्काइन नहीं होता है, उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा फिर यहाँ आएगा। और फॉर्मूला क्या है, C6H6, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं तो एक एक हाइड्रोजन बस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये अटैच कर दिए, बस ये है बेंजीन। तो ये अल्काइन तो नहीं है। C2H6 यहाँ पे डबल करके +2 हो रहा है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n +2। हमें तो माइनस चाहिए तो विच मीन्स ये भी नहीं है। C2H4 ये तो बिल्कुल डबल हो गया, 2 का डबल क्या होता है 4, तो ये क्या है मेरे पास एक एल्कीन है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। C3H4 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 का डबल होता है 6 और 6 में से 2 घटा दो तो 4 हो गया। तो यहाँ पे इस जनरल फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं टाइम इसलिए लगा रही हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, अदरवाइज तो आप इनको इजीली कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। देखो एल्कीन है और इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला मुझे बताओ, CnH2n होता है ना, 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, डबल हो जाएगा तो H8 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं C4H8, B इज द करेक्ट आंसर। अगर ये क्या होता मेरे पास एल्केन होता तो जनरल फॉर्मूला क्या आता, C4H10, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ ही चुके हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, सी है बोथ A एंड B एंड D है नन ऑफ द अबव। अब देखो जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं ये हमें पता है, आयन से बनते हैं। ठीक है, और कौन कौन से आयन्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। ठीक है, सो इन दोनों से मिलके ही एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे कैटायन Na+ हो गया और एनायन क्या हो गया Cl-। तो ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड NaCl। तो यहाँ पे देखो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो विच मीन्स यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस केस में हमें क्लियरली पता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे ये काफी स्ट्रॉन्ग होंगे,
और कोई भी चीज अगर स्ट्रांग है तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो विच मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो दोनों ही क्या होंगे, हाई ही होंगे। ठीक है, जहां पे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप हो, आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो दोनों में ना बहुत ही गहरी दोस्ती है, बहुत अच्छे दोस्त हो। तीसरा एक इंसान आता है, वो कहता है इनकी दोस्ती मुझे तोड़नी है। तो अगर आपकी दोस्ती उतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो इजीली तोड़ देगा, बट अगर आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरी है, तो क्या कोई तीसरा इंसान आपका बॉन्ड तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये जो ए पार्ट है ये तो बिल्कुल सही है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सेकंड है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये वाला भी बिल्कुल सही है। और ये कैसे सही है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे NaCl है, अगर आपने सॉलिड फॉर्म यहाँ पे लिया हुआ है तो कभी भी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई आयन डिसोसिएशन नहीं हुआ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हमें देखना है तो उस केस में आयंस फॉर्म होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे Na+ बनेगा और Cl-। तो देखो यहाँ पे आयंस है और आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो सॉलिड स्टेट में तो ये आयंस में डिसोशिएट हो ही नहीं रहा है। ये क्या है? टेबल सॉल्ट है ना, जो नमक होता है घर में हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या नमक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता है। बट अगर आप नमक को पानी में डाल दो, ठीक है, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया NaCl, हमें पता है फिर ये घुल जाएगा इसमें, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल होगा ये। तो इस केस में अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सो इलेक्ट्रिसिटी विल पास, क्योंकि अब ये क्या बन गया है? एक्वस सोल्यूशन। और मोल्टन का मतलब क्या होता है कि मेल्ट कर दिया है आपने। तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर मेल्ट होती है तो लिक्विड स्टेट में वो आ रही है, भले ही थिक लिक्विड है बट आ तो वो लिक्विड स्टेट में ही रही है। तो लिक्विड स्टेट है तो विच मीन्स यहाँ पे भी अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, क्योंकि जो आयंस हैं वो वहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही हमारे पास बिल्कुल सही है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, एंड इसके साथ साथ जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट सिर्फ मोल्टन या एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, विच मीन्स दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन। बहुत ही सिंपल है। अगर आप सोचोगे कि मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है और सिंगल बॉन्ड पूछे गए हैं तो आंसर आप कर दोगे 1। वैसे यहाँ पे तो हमें गिवन है नहीं 1 ऑप्शन में, बट अगर 1 होता तो कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते, कहते मीथेन हमें पता है एक कार्बन होता है तो 1 बॉन्ड आ गया। ऐसा नहीं होता है, पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे फिर आप चेक करोगे। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है CH4। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओ, तो यहाँ पे कितने मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A, यानी कि 4। तो यहाँ पे क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने आपको दे दिया है इथाइन, यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे? तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। एथ है विच मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन है, आइन यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। तो 2 कार्बन बना लेते हैं और बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हमें पता है 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसको आप काउंट नहीं करोगे कि यार ये सिंगल है सिंगल है सिंगल है तो इसको भी काउंट कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जो सिंगल बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा, उसी को आपको काउंट करना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पे ना 2 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, जबकि हमने देखा मीथेन के केस में यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? 4 हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि इथीन के केस में मुझे बताओ, तो हम इथीन बना लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे इसको जरा सा इरेज करते हैं, डबल बॉन्ड आएगा, है ना। अब देखो 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, विच मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी हैं, सो टोटल यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स टू शो आइसोमेरिज्म। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी 2 कंपाउंड्स हैं उनका सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आइसो का मतलब ही सेम होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम रहता है, बट क्या चेंज होता है इस केस में, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास 2 कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, 3 कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, उनको हम आइसोमर्स तब कहेंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट 3 कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके लिए आइसोमर्स, यहाँ पे हम मेनली क्लास 10th में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्स्ट 3 के पॉसिबल ही नहीं होते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं होते हैं, इसका भी रीजन है। जब भी हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर अलग है, विच मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ब्रांचिंग। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रांचिंग की वजह से अलग अलग बन रहे हैं। तो जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स है ना, उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मीथेन, ठीक है। तो अगर हम मीथेन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन है, तो क्या यहाँ पे आप ब्रांचिंग कर सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं इथेन को। अब यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं। अब ये 2 कार्बन को चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो या इस फॉर्म में लिख दो, क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, नहीं ना। यहाँ पे 2 ही कार्बन है और एक स्ट्रेट चेन ही यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पे 3 कार्बन है। अब इन 3 कार्बन को आप चाहे इस स्ट्रेट फॉर्म में लिखो या फिर आप ऐसे लिख दो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग आई ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट 3 कंपाउंड्स होते हैं उनके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विच मीन्स हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा कि मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, 4। तो बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर, क्योंकि हमें पता है जो ब्यूटेन है यहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल होती है। एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऐसे जहां पे 4 कार्बन स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, एन ब्यूटेन। दूसरा क्या है हमारे पास, आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन में आ जाती है ब्रांचिंग, तो ये है हमारे पास 3 कार्बन और यहाँ पे एक आ जाती है ब्रांचिंग। तो यहाँ पे क्लियरली देखो ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है और ये इसके किस में आ गया है, ब्रांच में। तो यहाँ पे आइसोमर्स बनने के लिए मिनिमम 4 कार्बन का होना जरूरी होता है, और जो फर्स्ट 3 हमारे पास कार्बन एटम्स हैं उनके लिए क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या है, force of attraction between molecules of carbon compounds is not very strong, या फिर force of attraction between molecules of carbon compounds is very strong। तो यहाँ पे से कौन सा स्टेटमेंट चारों में से करेक्ट है हमको ये बताना है, और ऑप्शंस देखो क्या क्या है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्लियरली हमको पता है जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अगेन वही रीजन, क्योंकि आयन फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक कंपाउंड्स में ज्यादा होता है ना, हमें क्लियरली पता है। जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं
तो उस केस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी वीक होता है। तो यहाँ पे नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पार्ट गलत हो गया। तो सेकंड और थर्ड क्या है हमारे पास, करेक्ट, विच मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने दोनों में ही डिफरेंस पढ़ा हुआ है। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर हमारे पास जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन दोनों में ही हमने डिफरेंस पढ़ा हुआ है। ये लाइन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो चुकी है, इसको ज़रा सा हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलो, वैसे स्ट्रेट तो बनेगी नहीं बट कोई बात नहीं, इसी से अभी काम चला लो। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली दो प्रॉपर्टीज हैं जो आयनिक और कोवैलेंट से पूछी जाती हैं। एक और हो जाएगा हमारे पास वाटर सॉल्यूबल। तो आयनिक कंपाउंड्स इजीली पानी में घुल जाते हैं, जबकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स आप उनको कह सकते हो, ऑर्गेनिक भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। सो ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं जो पूछी जाती हैं। वैसे तो और भी होती हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं और ये तीनों ही स्टेट्स में पाए जाते हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, आप एग्जांपल्स भी मेंशन कर सकते हो, बट मेनली ये तीन प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स या फिर साइक्लोएल्केन्स। तो ये फॉर्मूला अगर आपको जनरल फॉर्मूलाज पता है तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे C3H8 है, C3H8 कैसे फॉर्म होगा, 3 का डबल कर दो, ठीक है, और इसमें आप +2 कर दो, यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n प्लस ऑफ 2, है ना, ऐसे ही तो आएगा। तो ये किसका होता है हमें क्लियरली पता है, एल्केन्स का होता है ना। जो एल्काइंस हैं उसमें तो हम -2 करते हैं, जो एल्कीन्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली बस डबल करते हैं, और जो साइक्लोएल्केन्स हैं उस केस में भी हम क्या करते हैं, जस्ट डबल ही करते हैं। बट साइक्लोएल्केन्स में एक साइकिल बनती है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, सो ये क्या होता है हमारे पास, सैचुरेटेड होता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, एल्कीन्स की, तो ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों ही अलग अलग होमोलॉगस सीरीज हैं, क्योंकि एक है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। तो चलो ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया है। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक मेन चेन होती है, तो इसको आपको देखना है कि मेन स्ट्रेट चेन कौन सी है। और स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस यही होगा तो स्ट्रेट होगा, हम इसको भी एक स्ट्रेट चेन कंसिडर करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको मान लो यहाँ पे कोई कार्बन है तो यहाँ से यहाँ आप गए और यहाँ आने के लिए पेन उठानी पड़ी ना, तो ये फिर ब्रांचिंग में आप लोगे, ये स्ट्रेट चेन में कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन चेन ढूंढते हैं, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है ये मेन चेन है और मेन चेन में ना मैक्सिमम कार्बन एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है एक मेन चेन। अब इसमें देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ और यहाँ वाले कार्बन पे आने के लिए पेन उठानी पड़ी, तो ये दोनों ही किस में आ गए हैं, ब्रांचिंग में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कार्बन को नंबरिंग करेंगे उसकी, ठीक है, नंबर्स देंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन है मेन चेन में, विच मीन्स लास्ट में तो ब्यूटेन ही आएगा। बट उससे पहले प्रीफिक्स में हम किसको लिखेंगे, ये जो ब्रांचिंग में आए हैं ना इन दोनों को लिखेंगे। मैंने आपको बताया था R हमारे पास क्या होता है, एल्काइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल जिन बच्चों को नहीं पता है क्या होता है वो भी बता देती हूँ। कोई भी अगर आपके पास एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसको हम एल्काइल कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्या था, मीथेन, तो मीथेन से क्या बन गया यहाँ पे, मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे विच मीन्स ये हमें उस क्वेश्चन में भी गिवन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। अगर मान लो हमारे पास C2H6, ये इथेन होता है ना, इसका होता एक हाइड्रोजन निकलता, तो ये क्या हो जाता हमारे पास, इथाइल हो जाता। सो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे देखो नेम इसका क्या होगा, कैसे हम नेमिंग करेंगे। सेकंड पोजीशन पे दोनों ही हैं, 2 है ना तो डाई आएगा, और पोजीशन भी मेंशन्ड होगी, 2 है सो 2,2 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 2 मिथाइल ग्रुप है सो डाई मिथाइल आएगा। मेन चेन क्या है, ब्यूटेन, तो बस यहाँ पे लिख दो ब्यूटेन। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं 2 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन गलत हो गया, 2 DE नहीं DI होगा यहाँ पे, सो डाई मिथाइल ब्यूटेन बिल्कुल सही हो गया, और ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, गलत हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांचिंग होती, अगर ये नहीं होता यहाँ पे, तो इसका नेम क्या होता, तो एक ही है ना, और आया वो सेकंड पोजीशन पे ही है, क्या हो जाता ये 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 नहीं है इसीलिए हम सिर्फ 2 मिथाइल लिखेंगे, 2,2 हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, और मेन चेन तो ब्यूटेन की ही है, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन यहाँ पे इसका नेम हो गया। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, काफी सिंपल सा है ये। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन देखो, ब्यूट जहां पे भी आएगा तो आपको पता है इसका मतलब है 4 कार्बन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड यहाँ पे किसके लिए आता है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये है एसिड, और ब्यूट में विच मीन्स हमारे पास 4 कार्बन एटम्स आएंगे, तो यहाँ पे हम बना देते हैं 4 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। फिर हमको बस क्या करना है, हाइड्रोजन्स को फिल करते जाना है। तो यहाँ पे देखें हम, तो एक बॉन्ड कंप्लीटेड है विच मीन्स 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं यानी कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं सो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो भैया हमारा पूरा बॉन्ड डन है। तो ये हमारे पास होगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे चेक करते हैं, CH3 CH2 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 COOH 1 2 3 4 5। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है, अगर आप देखोगे कि एसिड तो है, चलो भैया ए हो गया आंसर, तो गलत हो जाएगा। ये गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या होगा, पेंटेनोइक एसिड होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो COOH CH2 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 CH3 1 2 3 4 5। अगेन यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो अगर आप काउंट नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो अगेन ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट, पेंटेनोइक एसिड। देन यहाँ पे देखें 1 2 3 4, और एक हमें ब्रांचिंग में गिवन है, तो अगेन ये हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड तो नहीं होगा। यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम्स हैं, और एक यहाँ पे किस पे है, ब्रांचिंग में है, तो यहाँ पे सी हमारे पास अगेन गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही करेक्ट होगा, डी। काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 हैं विच मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो अभी हमने किसके बनाए थे, ब्यूटेन के, अब आ गए हैं पेंटेन के। सो यहाँ पे ट्राई करते हैं पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, ठीक है, क्योंकि हमें पता है CnH2n प्लस ऑफ 2 यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला। अब सबसे पहला तो हम एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बनाते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आइसोमर है वो ये है। अब क्लियरली यहाँ पे हमें पता है एक बॉन्ड है सो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है सो 3 हाइड्रोजन, बाकी सब में तो हमें पता है 2-2 हाइड्रोजन्स को हम फिल कर देते हैं। जहाँ पे भी स्ट्रेट चेन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो पेंटेन था ना, सो ये क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। तो ये तो स्ट्रेट चेन वाला हो गया। अब ब्रांचिंग भी हम इसमें ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो सेकंड वाला हम ब्रांचिंग के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 4 हमने स्ट्रेट में ले लिए हैं और एक में ले लेती हूँ ब्रांचिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से पॉसिबल है। इस कार्बन को आप चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ पे बनाओ, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि ये वाले कार्बन को सेकंड नंबर ही मिलेगा जिसकी ब्रांचिंग में ये फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको मान लो ऐसे लिख दूं, ये भी एग्जैक्टली सेम है और ये भी सेम है, तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं हुए, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे से 1 2, तो ये वाले कार्बन जिस पे ब्रांचिंग है, देखो जिस पे ब्रांचिंग आ रही है उसका नंबर कितना है, 2 ही है, और यहाँ पे भी 2 ही है। सो दोनों हमारे पास सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल।
तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर सही से बना लेते हैं। 4 कार्बन स्ट्रेट पे आ गए और एक आ गया ब्रांचिंग में, तो बस हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, तो यहाँ पे बस एक और हाइड्रोजन आ सकता है। तो इसका नेम क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रांचिंग है ना, तो इसके लिए हम आइसो यूज करते हैं। अगेन मैं ब्यूटेन लिख रही हूँ, आइसोपेंटेन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया है आइसोपेंटेन। आज मैम को ब्यूटेन से बहुत ही प्यार आ रहा है, बस हर जगह ब्यूटेन ब्यूटेन। तो ये हमारे पास आइसोपेंटेन है। अब देखो इसका नेम क्या होगा, अभी हमने डिस्कस भी करा था ना, उसी तरीके से इसको नेम करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो सेकंड पे ये ब्रांचिंग में आया है, सो 2 मिथाइल हो जाएगा और मेनली 4 कार्बन की चेन बनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये तो हम देख भी चुके थे। अब हम देखते हैं थर्ड आइसोमर। तो थर्ड हम कैसे बना सकते हैं, देखो एक बार ब्रांचिंग हमने कर ली, 2 बार भी तो कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्म में तो 2 ब्रांचिंग में ले नहीं सकती हूँ, तो मुझे 3 ही कार्बन लेने पड़ेंगे और 2 मुझे ऐसे लेने पड़ेंगे ब्रांचिंग में। तो ये हो गया थर्ड आइसोमर। हाइड्रोजन फिल करते हैं, तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड ही है इन वाले कार्बन एटम्स पे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए और इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं। तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, इसको हम नियो कहेंगे, जहाँ पे 2 ब्रांचिंग होगी, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेट चेन है एन, जहाँ पे एक ब्रांचिंग है आइसो, जहाँ पे 2 ब्रांचिंग है वहां पे हम नियो वर्ड यूज करते हैं। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, लेट्स चेक। 1, 2, 3, तो सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग आ रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2,2, 2 है यहाँ पे और ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक्सक्यूज मी, सो डाइमिथाइल। अब यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो मेथ एथ प्रो, तो ये हो गया प्रोपेन। तो इसका नेम क्या है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था, नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सो 3 आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। अगर ब्यूटेन के लिए पूछा जाता, ठीक है, उस केस में 2 हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि वहां पे 2 ही आइसोमर्स हम बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो चलो ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस हमें कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड में तो दोनों ही आ जाते हैं, एल्कीन्स भी और एल्काइंस भी। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड्स गिवन हैं, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। CH4 ये तो मीथेन है, तो ये हमारे पास क्या एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, सैचुरेटेड है, तो ये तो नहीं दिखाएगा। C3H8 तो ये भी हमारे पास क्या है, एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे डबल करके +2 करा हुआ है ना, तो ये एल्केन है अगेन, जो कि सैचुरेटेड होता है। तो ये एडिशन नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी हमारे पास नहीं होगा। C2H6 ये भी मेरे पास एक एल्केन है, क्योंकि 2 का डबल 4, 4 + 2 6 हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा है, यहाँ पे बस D ही बचा है। ये हमारे पास क्या है, इथीन है, विच मीन्स हमारे पास एक एल्कीन है। तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा है ना, 2 का डबल 4 हो गया। सो ये एक क्या है, एल्कीन है, विच मीन्स ये अनसैचुरेटेड यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे D विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता ना, तो तीनों ही सब्स्टिट्यूशन शो करते। सो D ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, तो आप चूज करते कि ऑल ऑफ द अबव होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when ethanoic acid is treated with sodium hydrogen carbonate the gas evolved is। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा की रिएक्शन हो रही है एथेनोइक एसिड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, वैसे तो मैंने आपको बताया है जहां पे भी कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो याद कर लो यही वाली गैस भी निकलेगी, CO2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। बट आपको अगर रटना नहीं है, क्योंकि ये तो रटी रटाई हो गई कि बस ऐसे याद कर लो, बट एक्चुअल में क्या रिएक्शन होती है पहले वो देख लेते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH प्लस हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे आयंस क्या है, देखो ये है, और ये Na+HCO3- हो गया।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, CH3COONA, ये क्या होगा, सोडियम एसीटेट हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो ये H प्लस इसके साथ जाएगा तो ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देता है, जो कि हमारे पास ना एक वीक सा एसिड होता है। सो ये H2O और CO2 में डिसोशिएट हो जाता है। सो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है H2O एंड CO2। तो गैस कौन सी यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, CO2। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो रिएक्शन भी आपको लर्न करनी है, जो भी नेम्स है कंपाउंड्स के वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। जो हमारे पास एथेनॉल है दैट इज C2H5OH, ठीक है। इसका जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ पे आपको एसिड मिलता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। कौन सा होगा वो, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही एसिड बनेगा। सो CH3COOH, तो ये हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा एसिटिक एसिड या फिर इसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। तो विच मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। CO2 एंड वाटर ये कंबशन के केस में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कंबशन कराओगे, ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे हो, कंबशन करा रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे एक सेकेंड इसको सही से लिख देते हैं, C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे इसको आप बर्न कराओगे, कंबशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करते हैं, बाकी इसकी बैलेंसिंग होगी। बट यहाँ पे हमसे ऑक्सीडेशन का पूछा गया था, सो ये आंसर नहीं होगा। इथेनल कब बनता है, इथेनल पार्शियल ऑक्सीडेशन पे बनता है, ठीक है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये फॉर्म होगा, अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो इथेनल बनता है। कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ तो हमेशा आपको एक एल्डिहाइड मिलेगा। ये आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये बाद में आप पढ़ते हो और यही एक्चुअल फैक्ट होता है कि अगर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, CH3CHO, ये क्या होगा हमारे पास, इथेनल। फर्दर इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तब जाके हमको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल अगर होगा तो उस केस में एल्डिहाइड बनता है, बट अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिल जाता है। तो पार्शियल पूछा जाता तो सी आपका आंसर होता, कंबशन पूछा जाता तो ये आपका आंसर होता, बट यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूछा गया था तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया है, ए हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। नेम द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन दिस। क्या ये कोई डिफिकल्ट सा सवाल है, पूरे फंक्शनल ग्रुप्स ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है हमारे लिए। CH3COCH3, इसको मैं इस तरीके से सिंपली बना सकती हूँ ना। और नेम क्या होगा इसका, देखो ये कौन सा ग्रुप है हमें पता है, कीटोन है, तो सबसे पहले तो आंसर कर देते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीटोन। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप आएगा, है ना, और इसके लिए हम ओन यूज करते हैं तो प्रोपोन नहीं होगा, है ना, ये क्या होगा, प्रोपेनोन। तो जो हमारे पास 3 कार्बन वाला सैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसका नेम क्या होता है, प्रोपेन। ई को हम टर्मिनेट करते हैं और ये ONE डाल देते हैं। इन द सेम वे अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल होता सो यहाँ पे ई हटा के OL लगा देते, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता सो ओइक एसिड लगा देते, या फिर ये एल्डिहाइड होता सो AL हम लास्ट में लगा देते, ठीक है। बट ये था कीटोन तो इसका नेम क्या होगा, प्रोपेनोन। इसका दूसरा नेम क्या होता है, एसीटोन, ठीक है, इसको एसीटोन भी कहते हैं। तो ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा, मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ कि एसीटोन क्या है, बट यहाँ पे प्रोपेनोन ही हमारे पास क्या है, एसीटोन भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid। आपको पता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक अल्कोहल है, इसके साथ साथ एक एसिड की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे हम एक डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, जैसे मेनली H2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एस्टर, इसके साथ साथ यहाँ पे पानी H2O फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो विच मीन्स अगर अल्कोहल ऑलरेडी है तो एसिड होगा, तो यहाँ पे एथेनॉल है तो हम एथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियरली मुझे एसिड दिख रहा है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये तो हमारे पास एथेनॉल ही है, तो
तो एथेनॉल की रिएक्शन एथेनॉल के साथ तो कराएंगे नहीं। ये क्या है, मेथनॉल है, ये भी अल्कोहल है। और ये हो गया है एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। रिएक्शन क्या होती है, अल्कोहल की एसिड के साथ होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और यहाँ पे एस्टर बनता है जो कि स्वीट स्मेलिंग होता है। इसका यूज हम परफ्यूम्स में भी करते हैं। इसके साथ साथ H2O यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे से एस्टर प्रिपेयर हो रहा होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ चुके हैं स्क्रीन पे, यस दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला, when sodium hydrogen carbonate is added to ethanoic acid, gas evolves, ठीक है। Consider the following statements about the gas। अभी हमने देखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको अगर आप इथेनोइक एसिड में ऐड करोगे तो अभी देखा था यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। अब इस गैस के बारे में कुछ चीजें हमें गिवन है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट इज इवॉल्व्ड विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, इट इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। अब इन 4 में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ये पूछा गया है। ए और बी ही है, बी और डी ही है, ए सी डी है या फिर ए बी डी है, और ये CBSE में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल सही है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर क्या होता है, स्लेक्ड लाइम भी हम इसको कहते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH2 है। ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का PPT मिलता है जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से, तो विच मीन्स पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल ही सही है। इट इज इवॉल्व्ड विद अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो उसमें से ना झाग सा बनता है, उसको हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों बनता है उसका भी रीजन होता है। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना उसके अंदर CO2 गैस को हाई प्रेशर पे सील करा जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर में किसी भी चीज को डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाती है। अब जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो उस केस में प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस, तो जो भी CO2 थी वो बाहर आ गई। तो वो CO2 हमेशा ही ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ बाहर आती है। समझ में आया, तो ये भी करेक्ट है। इट हैज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सल्फर है ही नहीं, तो सल्फर की स्मेल कहाँ से ही आएगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो बिल्कुल सही है। हमें पता है जो भी ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है C6H12O6 प्लस 6O2, है ना, और यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O यही होती है ना। ये रेस्पिरेशन है, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्लियरली CO2 बन रहा है ना। हम रिलीज करते हैं CO2 और इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमें प्लांट्स देते हैं। तो यहाँ पे विच मीन्स A, B और D करेक्ट हैं, तो विच मीन्स D वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। तो A, B और D यहाँ पे करेक्ट है, C यहाँ पे रॉन्ग है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ पे लिखी थी हमने, ये यहाँ पे हमने कहा ये लाइम वाटर को मिल्की तो टर्न कर ही रहा है, बट अगर हम ना एक्सेस में CO2 गैस पास करते हैं तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है ये डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और ये सॉल्यूबल होता है। देखो ये तो प्रेसिपिटेट था, दैट वाज इनसॉल्यूबल, बट ये सॉल्यूबल होता है जिसकी वजह से जो मिल्की अपीयरेंस है दैट डिसअपियर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मिल्की अपीयरेंस एक्सेस CO2 डालने पे क्यों डिसअपियर हो जा रही है, क्योंकि ये सॉल्यूबल होता है। अगर ये घुल गया है तो क्या ही यहाँ पे मिल्की अपीयरेंस आएगी, क्योंकि मिल्की अपीयरेंस तो प्रेसिपिटेट PPT की वजह से आ रही थी, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not observed in a homologous series, give reason for your choice। इसमें से कौन सा homologous series में नहीं देखने को मिलता है। A है change in chemical properties, difference in CH2 and 14U molecular mass, gradation in physical properties या फिर same functional group। एक homologous series में मैंने आपको बताया है जो भी दो कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि एल्केन की सीरीज ले लो, ठीक है, एक एल्केन की सीरीज से समझते हैं और एक अल्कोहल की। तो देखो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है,
C4H10, C5H12, ठीक है, ये 5 मैंने ले लिए। अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पे CH3OH लिख देती हूँ। फिर देखो C2H5OH होगा, फिर उसके बाद देखो क्या होगा, C3H7OH, फिर यहाँ पे C4H9OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे C5H11OH, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोहल की सीरीज आ गई। कोई भी आप दो कंपाउंड्स ले लो, दोनों में सब्ट्रैक्शन करो, कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होने चाहिए, एक के बाद एक वो कंपाउंड आना चाहिए। दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, C3H8 माइनस C2H6, कार्बन एक बचा और हाइड्रोजन कितने बचे, 2, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, हाइड्रोजन कितने बचे, 2। तो कोई भी आप होमोलॉगस सीरीज ले लो, जो दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होंगे उनमें CH2 का डिफरेंस आएगा। CH2 का अगर डिफरेंस है तो कितना मॉलिक्यूलर मास हो गया, कार्बन का 12 होता है, प्लस 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है। तो 12 प्लस यहाँ पे 2 आ गया, सो ये कितना हो गया, 14। तो विच मीन्स ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ये भी सही है, क्योंकि अगर हम एक होमोलॉगस सीरीज में देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जो कार्बन का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। कार्बन का नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा, तो विच मीन्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही हमारे पास कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास इंक्रीज होते जाते हैं, विच मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें ग्रेडेशन आता है। देन सेम फंक्शनल ग्रुप, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होता ही है। अगर एक अल्कोहल की सीरीज की मैं बात कर रही हूं तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड की बात करूंगी तो CHO होगा, तो विच मीन्स एक होमोलॉगस सीरीज में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। तो विच मीन्स हमसे पूछा गया था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो एक होमोलॉगस सीरीज में हमेशा सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। क्यों चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि सेम क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन होती है, इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे सेम रहती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, वैसे ये कोई बात नहीं, इथेन है यहाँ पे C2H6। अब यहाँ पे पूछा गया है कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो बहुत सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर बना लो। 2 कार्बन ऐसे हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आते हैं और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आते हैं। तो क्लियरली देखो, एक तो ये बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच का, उसके अलावा 3 ये बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ और 3 ये हैं, तो विच मीन्स 6 ये हो गए। सो टोटल कितने हो गए, 7। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक तो कार्बन कार्बन के बीच का है और बाकी सारे हाइड्रोजन्स के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत सिंपल है, OH किस में होता है, हमें पता है अल्कोहल में होता है, तो जहां पे भी OL लिखा होगा वो ही होगा। तो ब्यूटेनोन, यहाँ पे तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O आता है ना, और ये कौन सा है, कीटोन, तो ये तो नहीं है। ब्यूटेनोल, तो क्लियरली हमें आंसर दिख गया है, OL अल्कोहल वाला होता है। ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये भी नहीं है, और ये होता है एल्डिहाइड, तो D भी हमारे पास आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख ही रहा है, चलो। तो CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, नहीं है। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, क्या ये अनसैचुरेटेड है, सो यस डेफिनेटली है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या ये अनसैचुरेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड होगा, विच मीन्स सेकेंड और फोर्थ। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ क्या है, हमारे पास अनसैचुरेटेड हैं। बाकी जो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट है एंड इसके अलावा थर्ड है, ये क्या है हमारे पास, ये है सैचुरेटेड। तो अगर सैचुरेटेड पूछा जाता तो ये वाला हमारे पास आंसर होता। चलो अगला देख लेते हैं, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल है, H2O पानी होता है, हमें पता है हम बीच में किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को, और इसके अगल बगल क्या आते हैं, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2,6 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, एक ये इसके साथ शेयर करता है, एक इसके साथ शेयर करता है, और इसके पास कितने हैं टोटल,
यहाँ पे रुको, यहाँ पे बना भी लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इसने शेयर कर लिए हैं, तो इसके पास कितने बचे, 4 और एक एक इलेक्ट्रॉन हम बना लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो करेक्ट कौन सा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, क्या सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, नहीं, विच मीन्स ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या 7 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नहीं, तो वो भी गलत है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये बिल्कुल सही है, देखो ऐसा ही बना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए होते हैं और अपना डबलेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं। ये भी गलत है क्योंकि देखो यहाँ पे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को चेक कर रहे हो तो पूरा आप स्ट्रक्चर बना के प्रॉपरली देखो कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये होती है एक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि C2H4 है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल या प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, तो यहाँ पे हमें C2H6 मिल जाता है। जो भी डबल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे एक सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये इस तरीके से हम हाइड्रोजन लिख देंगे क्लियरली, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ जगह ली जाती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। जैसे एसिड है तो वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो वो होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले रहा होता है, उसको डिस्प्लेस कर रहा होता है, ठीक है। Now carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent atoms, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन होता है, after the formation of 4 bonds carbon attains the electronic configuration of, तो हमें पता है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। तो अब कार्बन 2,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4 और जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं शेयरिंग से, सो 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो 4 + 4 + 2, तो 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल यहाँ पे 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस देखो, हीलियम नहीं इसके पास, तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, नियॉन, आर्गन या फिर क्रिप्टन। तो करेक्ट आंसर होता है बी। नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, 2,8 होता है, और वही किसने अटेन कर रखा है, कार्बन ने भी अटेन कर रखा है। सो करेक्ट आंसर हेयर विल बी नियॉन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो किसका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, तो वो हीलियम का करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और 2 किसके पास होते हैं, हीलियम के पास होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो इतने ही हमारे पास क्वेश्चंस थे। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। पूरा कॉन्सेप्ट भी हमने इस वीडियो में रिवाइज करा है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।